और जैसा कि आपको पता है कि चैत्र नवरात्र चल रहे हैं और इसीलिए हम आज के अपने इस चाय पर चर्चा में भी सबसे पहले बात करेंगे नवरात्र की, माँ दुर्गा की बात करेंगे। आपको हम दिखाएंगे नवरात्र के रंग। पूरे देश में माँ के भक्त आजकल माँ की आराधना में लीन है। इच्छा तो सबकी होती है कि वो माँ के मंदिरों में जाए, शक्तिपीठों में जाकर दर्शन करे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। आदित्य जी हाँ, तो क्या हुआ, हम हैं ना इसके लिए। चैत्र नवरात्र की शुरुआत से ही अब लगातार अपने दर्शकों को मां के सिद्ध मंदिरों और शक्ति पीठों के दर्शन तो करवा ही रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हम आपको लिए चलेंगे हिमाचल प्रदेश और दर्शन करवाएंगे 52 शक्ति पीठों में से एक मां ब्रजेश्वरी के दर्शन। देखिए आप भी। चैत्र नवरात्र का आज चौथा दिन है। पूरे देश में मां के भक्त उनकी आराधना में लीन हैं। मंदिर मंदिर जाकर भक्त मां चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। मां के सामने झोली फैलाकर मन्नत मांग रहे हैं। पूरे देश में मां के जयकारे गूंज रहे हैं। कोविड की वजह से जिन मंदिरों पर ताले पड़ गए थे, वो इस बार चैत्र नवरात्र में सज धज कर तैयार हैं। माता दरबार लगा है और मां के दर्शन के लिए भक्तों का तांता है। मां का हर भक्त चाहता है कि वो मंदिर में जाकर, शक्ति पीठों में जाकर मां का आशीर्वाद ले। लेकिन आप अगर किसी कारण से मंदिरों में नहीं जा पा रहे हैं, तो हम आपको नवरात्र के दौरान घर बैठे मां के सिद्ध मंदिरों और शक्ति पीठों के दर्शन करवा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको लिए चल रहे हैं हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा। तस्वीरें कांगड़ा के ब्रजेश्वरी मंदिर की हैं। मां की 52 शक्ति पीठों में से एक। वैसे हर दिन यहाँ मां के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन नवरात्र में मंदिर की रौनक और बढ़ जाती है। हालांकि बीते 2 साल से कोविड के कारण मां का आंगन भक्तों से सूना रहा, लेकिन इस बार तस्वीर बदल चुकी है। कोविड की पाबंदियां हट चुकी हैं, दायरे मिटे हैं, तो भक्त भी झोली फैलाए मां के दरबार में भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। मंदिर के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हैं। मंदिर के आसपास के जो बाजार 2 साल से सूने पड़े थे, उनकी भी रौनक लौट आई है। ब्रजेश्वरी मंदिर में मां के दर्शन से पहले श्रद्धालु बाणगंगा पहुंचते हैं। यहां पर स्नान करने के बाद मंदिर जाते हैं, मां के दर्शन करते हैं और मंदिर में मौजूद पवित्र पेड़ पर इच्छा डोर बांधते हैं। मान्यता है इससे हर मनोकामना पूरी होती है। 2 साल बाद शक्तिपीठ पहुंचकर भक्त भी बेहद उत्साहित हैं। आज चैत्र नवरात्र का चौथा दिन है। आज मां के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा हो रही है। माना जाता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, तब कुष्मांडा देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी। अपनी मंद मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की उत्पत्ति करने के कारण इन्हें कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि देवी कुष्मांडा का निवास सूर्यमंडल के भीतर के लोक में है। नव दुर्गा के चौथे स्वरूप के रूप में माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है। नवरात्रि के चौथे दिन चतुर्थी तिथि को, चैत्र शुक्ल चतुर्थी को माता कुष्मांडा की पूजा होती है। ये जो माता कुष्मांडा हैं, इनका नाम कुष्मांडा क्यों है? देखिए, अपनी हल्की हंसी के द्वारा ब्रह्मांड यानी अंड को उत्पन्न करने की वजह से इनको कुष्मांडा कहा जाता है। दूसरा कारण ये है कि संस्कृत में कुष्मांड कहते हैं कोहड़े को, कुम्हड़े को, तो इनको कुम्हड़ा समर्पित किया जाता है। कुम्हड़ा इन्हें अत्यंत प्रिय है, इस वजह से भी इनका नाम कुष्मांडा कहा जाता है। नवरात्र के दौरान मां की भक्ति की शक्ति देश के हर कोने में नजर आती है। लोग मंदिरों में जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, सुख, शांति और समृद्धि की दुआ मांग रहे हैं। कांगड़ा से अशोक रैना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नवरात्र के दौरान बड़ी संख्या में लोग व्रत करते हैं। अगर आप घर में हैं तो कोई बात नहीं, फलाहार और व्रत में खाने का अन्य सामान आपको आसानी से मिल जाए। लेकिन सोचिए कि अगर आप ट्रेवल कर रहे हो तो फिर क्या होगा। शगुफ्ता, आप ट्रेन में जा रही हैं, आपका फास्ट है, पहले बताइए आप फास्ट रखती हैं कि नहीं?
हाँ, मैं आई थिंक जुड़वा कहते हैं, 2 रखते हैं, फर्स्ट और लास्ट या लास्ट वाले 2। और उसी दिन आप ट्रैवल करेंगी तो क्या होगा फिर? तो मैं बैग भर के ले जाऊंगी, अपना तैयारी करके जाऊंगी। टेंशन की जरूरत नहीं है, जरा देखिए आगे क्या हो रहा है। अच्छा, देखिए आगे क्या हो रहा है, वो पिक्चर आपको दिखा दें। दरअसल इस सवाल का जवाब ना मेरे पास भी है और बाकी लोगों के पास भी है। अगर आप नवरात्र में ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं और आपने व्रत रखा है तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, रेलवे ने मां के भक्तों को सौगात दी है। दरअसल अब ट्रेन में व्रतियों को नवरात्र स्पेशल थाली मिल पाएगी। पूरी डिटेल्स इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। नवरात्रि यानी मां दुर्गा के 9 रूपों की आराधना। नवरात्रि यानी व्रत और उपवास का पावन पर्व। कहते हैं कि आत्मा की शुद्धता के लिए नवरात्र में 9 दिन तक व्रत बेहद जरूरी होते हैं और अगर ऐसे में आपको सफर करना पड़ जाए तो मतलब टेंशन हाई। हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस मुगल सराय गया के रास्ते। नवरात्र में बड़ी संख्या में लोग व्रत रखते हैं। ऐसे यात्रियों को ट्रेन में सफर के दौरान भोजन को लेकर बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि IRCTC ने आपकी इस समस्या का समाधान कर दिया है। अब आपको अपनी सीट पर बैठे बैठे मिल जाएगा व्रत वाला सात्विक भोजन। IRCTC की तरफ से लगातार कोशिश ये रहती है कि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं दी जाएं और उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। इसलिए लगातार अब नवरात्रों के मौसम में IRCTC ने एक नई स्कीम लॉन्च करी है। आपको व्रत की थाली मिलेगी, यानी कि अगर आपने व्रत रखा है तो परेशान मत होइए, आराम से सफर करिए। ट्रेन में अक्सर लोगों को खाने पीने की परेशानी का सामना करना ही पड़ता है। ऐसे में अगर व्रत रखा हो तो दिक्कत और भी ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि IRCTC की व्रत वाली स्पेशल थाली हाजिर है जनाब। व्रत के दौरान जो है वो फलाहार मिले, उनको कुछ ऐसे फ्रूट जूसेस मिले जिसमें कि नमक नहीं हो और खाना उस चीज से बनाया जाए जिसमें प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया गया हो और सिंधा नमक से खाना बनाया जाए, घी का इस्तेमाल हो, सफेद बटर का इस्तेमाल हो। तो वो सारी चीजें बना करके हम लोग जो है वो कुछ 4 ऐसी थालियों हम लोगों ने बनाई हैं। इसका कॉस्ट भी जो है वो रखा गया है 99 रुपए से इसका कॉस्ट शुरू होकर के करीब 200 सवा 200 रुपए के आसपास तक का कॉस्ट जाता है इसका। 4 अलग अलग प्रकार की थालियां हैं और उस थाली में काफी वैरायटी भी है। अब सवाल ये है कि आखिर आप ये थाली ऑर्डर कैसे करेंगे, यानी आप तक ये स्पेशल और स्वादिष्ट व्रत वाली थाली कैसे पहुंचेगी। तो आपको अपने मोबाइल से सिर्फ एक नंबर डायल करना है 1323 और आपकी सीट पर पहुंच जाएगी स्पेशल थाली। 1323 एक नंबर है, बस उस 1323 पे डायल करिए, अपना PNR नंबर दीजिए और थाली आपकी ट्रेन की सीट पर पहुंच जाएगी। IRCTC की व्रत वाली स्पेशल थाली तो आपने देख ली, लेकिन अब जरा IRCTC की इस खास थाली के मेन्यू पर भी एक नजर डाल लीजिए। आपको 99 रुपए की सबसे बेसिक थाली में फल, कुट्टू की पकौड़ी और दही मिलेगा। 2 पराठे, आलू की सब्जी, साबूदाने की खीर वाली थाली अगर आपको चाहिए तो 99 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। 4 पराठे, 3 सब्जी, साबूदाने की खिचड़ी वाली स्पेशल थाली का रेट है 199 रुपए और 250 रुपए में आपको इस स्पेशल थाली में पनीर पराठा, व्रत मसाला, सिंघाड़ा और आलू पराठे का लजीज जायका मिलेगा। यानी IRCTC का ये व्रत स्पेशल पैकेज फुल पैसा वसूल है क्योंकि इसमें स्वाद भी है और आपकी जेब का ख्याल भी। शायद यही वजह है कि IRCTC की ये व्रत वाली थाली लॉन्च के साथ ही डिमांड में है। महज 3 दिनों में 22,000 से ज्यादा थालियां बिक चुकी हैं और उम्मीद है कि आंकड़ा 1 लाख तक जा सकता है। साफ है कि कोशिश है, एक प्रयास है। प्रयास को आप इस तरीके से समझिए कि यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करना, उनको एक बेहतर जगह, एक बेहतर स्थान देना जहां पर वो ये महसूस कर सकें कि रेलवे स्टेशन पर उनको तमाम सुविधाएं मिल पाएंगी जिसकी वो लगातार उम्मीद करते हैं। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ वरुण सिन्हा। नवरात्र में पूरे 9 दिन मां के अलग अलग रूपों को पूजा जाता है।
आज माँ कुष्मांडा की पूजा हो रही है। माँ के हर रूप का अपना महत्व है, हर रूप की अपनी महिमा है और हम लगातार आपको बता रहे हैं कि माँ के हर रूप की पूजा कैसे की जाती है, क्या होता है पूरा प्रोसेस। श्वेता जी बिल्कुल, तो आज हम माँ कुष्मांडा की पूजा कर रहे हैं, लेकिन कल की बात आपको बता दें, कल माँ के स्कंद माता रूप की पूजा की जाएगी। क्या है माँ के स्कंद माता रूप की महिमा, क्या है इस रूप की पूजा का महत्व, कैसे करें माँ स्कंद माता को प्रसन्न और क्या है पूजा का विधान, सब बता रहे हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। नवदुर्गा के 5वें स्वरूप के रूप में यानी नवरात्रि की पंचमी तिथि को स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता कहते क्यों हैं इन्हें? स्कंद कहते हैं भगवान कार्तिकेय को, और कार्तिकेय की माता होने की वजह से इनको स्कंद माता कहा जाता है। और इनकी पूजा की विशेषता ये है कि जब आप स्कंद माता की पूजा करते हैं तो उनके स्वरूप में, उनकी गोद में भगवान कार्तिकेय भी विद्यमान होते हैं। तो स्कंद माता की पूजा में भगवान कार्तिकेय की पूजा ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाती है। यानी इस पूजा में आप स्कंद माता की पूजा भी कर लेते हैं और भगवान कार्तिकेय की पूजा भी कर लेते हैं। स्कंद माता की पूजा के लाभ क्या हैं? अगर आप स्कंद माता की पूजा करते हैं तो संतान संबंधी जो बाधाएं हैं, संतान प्राप्ति से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, वो समस्याएं दूर हो जाती हैं। अगर संतान प्राप्ति में दिक्कत हो रही है, समय लग रहा है, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में पति पत्नी को एक साथ स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। या अगर आपकी संतान है, उसकी उन्नति नहीं हो पा रही है, या संतान के स्वभाव से परेशान हैं, या संतान के स्वास्थ्य में दिक्कत है, या संतान के जीवन में दिक्कत है, तो ऐसी स्थिति में भी स्कंद माता की पूजा करना विशेष होता है। देखिए, वैसे तो आप सुबह और शाम में कभी भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन नवरात्रि में रात्रि की पूजा का ज़्यादा महत्व होता है। तो पंचमी तिथि की रात के समय में 11 बजे से 1 बजे के बीच के समय में आपको स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए, और संतान प्राप्ति के लिए करनी है तो पति पत्नी एक साथ करेंगे। स्कंद माता को पीले फूल, पीली मिठाई अर्पित की जाती है, और अर्पित करने के बाद उनके मंत्रों का जप किया जाता है। जैसे ओम स्कंद माता दैव्ये नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। नवार्ण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। या दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय का पाठ कर सकते हैं, क्योंकि 13वें अध्याय का पाठ करने से आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, जो भी आपकी मनोकामना है, और माता की भक्ति का वरदान आपको प्राप्त होगा। तो स्कंद माता की पूजा नवरात्रि के 5वें दिन यानी पंचमी तिथि पर करें। संतान से जुड़ी हुई जो बाधाएं हैं या संतान प्राप्ति की अगर समस्याएं हैं तो वो समस्याएं दूर हो जाएंगी। और अब आपको लिए चलते हैं रामनगरी अयोध्या। कोरोना काल में भले ही 2 साल से तमाम पाबंदियों के बीच रामनवमी बेहद सादगी से मनाई गई हो, लेकिन इस बार अयोध्या में इंतजाम खास हैं, क्योंकि जाहिर है कोरोना की पाबंदियां अब लगभग खत्म हो चुकी हैं। क्यों नवजोत? इस बार रामनवमी के मौके पर अयोध्या में भक्तों की भारी भीड़ पहुंचने वाली है, लिहाजा रामनवमी के लिए अयोध्या में भी तगड़े इंतजाम किए गए हैं, तैयारियां की जा रही हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने रामलला के दर्शन को लेकर उनकी आरती तक के लिए खास इंतजाम किए हैं। एक तरफ अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य रफ्तार से चल रहा है, तो दूसरी तरफ रामलला के जन्मोत्सव की तैयारी भी जोर शोर से की जा रही है। माना जा रहा है कि रामनवमी के मौके पर अपने आराध्य के दर्शन के लिए अयोध्या में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ सकता है, जिसके लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। रामलला के दर्शन से लेकर उनकी श्रृंगार और शयन आरती के समय में भी बदलाव किया गया है। रामलला के दर्शन के लिए 3 घंटे की बढ़ोतरी की गई है। अब सुबह 7 बजे की जगह 6 बजे से रामलला के दर्शन किए जाएंगे और दोपहर 11 की जगह 11:30 बजे दर्शन अवधि समाप्त होगी।
इसी तरह दोपहर बाद पहले की तरह से ही दोपहर के बाद 2 बजे से रामलला का दर्शन शुरू होगा, लेकिन दर्शन अवधि शाम 6 बजे की जगह 7:30 बजे समाप्त होगी। इस तरह अवधि की दोनों पारियों में 1.5 घंटे की बढ़ोतरी कर दी गई है और इसी के चलते रामलला की आरती में भी पहली बार परिवर्तन किया गया है। अब श्री रामलला की प्रातः की जाने वाली श्रृंगार आरती सुबह 5:30 बजे की जाएगी, तो शाम की विश्राम आरती 8 बजे की जाएगी और इसी के बाद मंदिर के कपाट बंद हो जाएंगे। रामलला के श्रद्धालुओं को दर्शन में दिक्कत न हो, इस लिहाज से दर्शन अवधि को 3 घंटे बढ़ा दिया गया है। यानी अब राम नगरी अयोध्या में भगवान राम के दर्शन 3 घंटे ज्यादा हो सकेंगे। नवरात्रों में तीर्थयात्री दर्शनार्थी बहुत विशाल संख्या में आते हैं। उस दृष्टि से हमेशा ही समय बढ़ा है भगवान के दर्शन का, तो अब भी फिर बढ़ा दिया गया है। समय 7 और 11 था, उसकी जगह पर सुबह 6 से 11:30 तक कर दिया गया है। शाम को जो 2 से 6 तक था, उसको 2 से 7:30 तक कर दिया गया है, जिससे कि कोई भी दर्शनार्थी, कोई भी श्रद्धालु भगवान के दर्शन से वंचित ना रहे। पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से महज औपचारिकताएं निभाई जा रही थी, लेकिन अब जबकि कोरोना की रफ्तार थम चुकी है और पाबंदियां लगभग खत्म हो चुकी हैं, तो ऐसे में एक बार फिर भक्तों का अपने आराध्य भगवान श्री राम के दर्शन के लिए बड़ी तादाद में पहुंचने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए इसी के साथ रुकेंगे चाय पर चर्चा में छोटे से ब्रेक के लिए। आईपीएल में कैसे इस बार नई टीमें बिखेर रही हैं अपना जलवा और नए खिलाड़ी मचा रहे हैं कैसे तहलका, बने रहिए, बताएंगे। चलिए अब आपको हम सीधे स्टूडियो से लिए चलते हैं खेल के मैदान में। बात होगी आईपीएल की। यूं तो मुकाबले का शुरुआती स्टेज है, लेकिन फिलहाल बेहद अनूठी तस्वीर सामने आ रही है। सीजन 15 का अब तक का किस्सा ये है कि चैंपियन चित है और पिछली बार की फिसड्डी टीम इस बार धमाल मचा रही है। वाह वाह, क्या भूमिका बांधी है। देखिए राजस्थान रॉयल्स जो है वो टॉप पर हैं, पंजाब किंग्स भी 2 मुकाबले अपने नाम कर चुके हैं, तो वहीं चैंपियन चेन्नई शुरुआती 3 मैच अपने नाम नहीं कर पाई, गंवा चुकी है और मुंबई इंडियंस भी पानी मांग रही है और नई नवेली टीम धमाल मचा रही है। समझ में आया? नहीं आया? समझिए जरा। इस सीजन अब तक खेले 3 मुकाबलों में चेन्नई को मात मिली है और वो पॉइंट्स टैली में नीचे से दूसरे स्थान पर है। वहीं 5 बार की चैंपियन मुंबई भी इस सीजन एक अदद जीत ढूंढ रही है। उसे शुरुआती 2 मुकाबलों में हार मिली है। राजस्थान रॉयल्स ने अब तक खेले 2 मुकाबले जीते हैं और शानदार रन रेट के आधार पर वो पॉइंट्स टैली में पहले पायदान पर बनी हुई है। वहीं पंजाब किंग्स ने भी 3 में से 2 मुकाबले जीते हैं। गुजरात टाइटंस ने अब तक खेले 2 मुकाबले जीते हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलने वाले आयुष बदोनी को टीम ने उनके बेस प्राइस 20 लाख रुपए में ही खरीदा था। आयुष बदोनी ने लखनऊ के लिए 2 मुकाबलों में शानदार खेल दिखाया है। आयुष ने पहले मुकाबले में 54 और फिर चेन्नई के खिलाफ ताबड़तोड़ 19 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई। अब तक इस लीग में वो 74 रन बना चुके हैं। मुंबई इंडियंस के लिए खेलने वाले तिलक वर्मा को टीम ने 1 करोड़ 70 लाख रुपए में खरीदा था। 19 साल के तिलक वर्मा ने इस लीग में अब तक 2 पारियों में 83 रन बना लिए हैं। तिलक ने राजस्थान के खिलाफ 61 और दिल्ली के खिलाफ 22 रनों की पारी खेली। तो ऐसा है फटाफट क्रिकेट का जलवा जो पल पल रंग बदलता है। इस सीजन अब तक अनजाने खिलाड़ी सितारे बनकर चमके हैं। नई नवेली टीमें जलवा बिखेर रही हैं और पिछले सीजन के सितारे जमीन पर आ चुके हैं। खैर, ये तो शुरुआती दौर है, आगे आगे देखिए होता है क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो आज आमने सामने होंगी बेंगलोर और राजस्थान की टीमें और दोनों ही टीमों के सामने जीत की लय बरकरार रखने की एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि लगातार दोनों टीमें बेहतरीन गेम दिखा रही हैं। बेंगलोर ने पिछले मुकाबले में कोलकाता को हराया था, तो वहीं राजस्थान पिछले 2 मुकाबले बैक टू बैक जीती है। अदिति, हाँ, और मैक्सवेल के जुड़ने से यकीनन आरसीबी मजबूत हुई है, लेकिन उसके बल्लेबाजों को दम दिखाना होगा, क्योंकि राजस्थान इस वक्त बेहद संतुलित टीम नजर आ रही है। उसकी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों मजबूत हैं। दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 25 मैच खेले गए हैं, जिनमें से बेंगलोर ने 12 और राजस्थान ने 10 में बाजी मारी है। 3 मुकाबले बेनतीजा रहे। आईपीएल के जयवीरू का किस्सा सुनाते हैं।
दास्तां सुनाते हैं। दरअसल मैक्सवेल और यजुवेंद्र चहल की बात हो रही है। पिछले सीजन तक दोनों एक ही टीम में हुआ करते थे, लेकिन इस सीजन में यजुवेंद्र चहल राजस्थान रॉयल की तरफ से ताल ठोक रहे हैं और राजस्थान का मुकाबला बेंगलुरु से है। यानी आईपीएल के घमासान में जय वीरू आमने सामने हैं। श्वेता, कहीं तुम बसंती का तो नहीं इंतजार कर रही हो? बिल्कुल, मुझे लग रहा है अभी यहाँ पे बसंती आने वाली है। देखिए कौन बसंती है यहाँ देखना होगा। दरअसल मैक्सवेल शादी करके लौटे हैं। हम आपको वो नज़ारा दिखाते हैं जब उनकी मुलाकात युजी चहल से हुई। जी हाँ, आरसीबी ने ये तस्वीरें टैग करके कहा है कि कुछ रिश्ते कभी नहीं बदलते। देखिए और चलिए एक नजर डाल लेते हैं पॉइंट्स टैली पर। शुरुआती दोनों मुकाबले जीतकर राजस्थान रॉयल्स पहले पायदान पर काबिज है। उसका रन रेट शानदार है। दूसरे नंबर पर कोलकाता, जिसने 3 में से 2 मुकाबले अपने नाम किए। तीसरे स्थान पर गुजरात टाइटंस हैं, जिसने 2 मुकाबले जीते हैं। चौथे पर पंजाब किंग्स है, उसने भी 3 में से 2 मुकाबले जीते। तो वहीं दिल्ली, लखनऊ, बेंगलुरु ने 1-1 मुकाबला जीता। तो वहीं मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद को अब भी पहली जीत की तलाश है। और चाय पर चर्चा में हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको हम दिखाएंगे तबाही के बीच खुशियां तलाशती जिंदगी। और अब आपको लिए चलते हैं यूक्रेन और दिखाते हैं आपको कैसे तबाही के बीच वहां जिंदगी खुशियां तलाश रही है। यूक्रेन की हवा में बारूद की महक है। कई शहर तबाह हो चुके हैं, लेकिन यूक्रेन का हौसला अभी भी बरकरार है। देखिए, यही खासियत चाय पर चर्चा की है। हम रोज आपको जंग के मैदान से भी पॉजिटिव अच्छी खबरें दिखाते हैं ताकि आपकी जिंदगी में भी पॉजिटिविटी आए। तो ना तो यूक्रेन की सरकार हार मान रही है और उधर ना ही रूस की सेना पीछे हटने को तैयार है, लेकिन लोगों का जज्बा कमजोर नहीं पड़ा है। तबाही के बीच जिंदगी के जश्न की एक दिलचस्प तस्वीर यूक्रेन से सामने आई है और ये तस्वीर इस बात की गवाह है कि यूक्रेन ने उम्मीद की डोर नहीं छोड़ी है। यूक्रेन में जंग शुरू होने से पहले ही नास्त्या और एंटोन की शादी तय थी। रूस के हमले से खार्किव शहर तो तबाह हो गया, लेकिन दोनों ने इस तबाही के बीच ही एक दूसरे का हाथ थामने का फैसला किया। ये शादी और धूमधाम से होती अगर खार्किव पर रूस के बम नहीं गिरे होते। जश्न और शानदार होता अगर हालात सामान्य होते। लेकिन दोस्तों और रिश्तेदारों ने एक हॉल में ही दोनों की शादी का इंतजाम किया। शादी के बाद दोनों ने तबाह शहर के बीच तस्वीरें भी खिंचवाईं। ये तस्वीरें गवाह थी कि हमलों के बावजूद यूक्रेन का हौसला बरकरार है। जिंदगी के दोबारा खुशहाल होने की उम्मीद अभी बाकी है। जंग शुरू होने से पहले तक नास्त्या नर्स के तौर पर एक अस्पताल में काम कर रही थी, जबकि उनके पति एंटोन एक डॉक्टर हैं। लेकिन जंग छिड़ने के बाद दोनों ने जख्मी लोगों की मदद का बीड़ा उठाया। अब दोनों वॉलंटियर के तौर पर लोगों की मदद कर रहे हैं। यूक्रेन में जिंदगी को दोबारा खुशहाल बनाने की कोशिश की इकलौती तस्वीर नहीं है। रूस के हमले से इरपिन शहर भी तबाह हो चुका है, लेकिन अब यूक्रेन की फौज ने इरपिन पर दोबारा कब्जा कर लिया है। यूक्रेनी फौज के पहुंचने के बाद इरपिन के बाशिंदे भी अपने आशियानों में लौटने लगे हैं। जिस आशियाने को उन्होंने बड़ी मेहनत से बनाया था, वो बुरी तरह बर्बाद नजर आ रहा है, लेकिन लोगों का हौसला अभी टूटा नहीं है। उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही वो अपना घर दोबारा पहले जैसा ही खूबसूरत बना लेंगे। What have you just returned? And were you in? Yes. Came back today? Yes. And how bad is the damage inside? Was there any Russians in there or? I think so. Yes. And what are your plans to to rebuild? How? Maybe we can do it in a month, maybe. जिंदगी को पटरी पर लाने में यूक्रेन के जज्बे की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। दुनिया के तमाम देशों में यूक्रेन के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। कनाडा के टोरंटो में बड़ी संख्या में लोगों ने यूक्रेन के समर्थन में मार्च निकाला। I think the most important thing to end this war would be to Russia to completely pull back all their troops and give Ukraine the land that it so rightly deserves and is fighting so hard for. जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में भी तमाम लोग एकजुटता दिखाने के लिए यूक्रेन के समर्थन में इकट्ठा हो गए। यहाँ एक बड़ी इमारत पर प्रोजेक्टर की मदद से यूक्रेन की तस्वीरें दिखाकर अमन की अपील की गई। यूक्रेन पर फिलहाल रूस के हमले थमे नहीं हैं, लेकिन पूरी दुनिया चाह रही है कि ये जंग जल्द से जल्द खत्म हो और परेशान लोग अपने घरों को वापस लौट आएं, क्योंकि जंग की सबसे बड़ी कीमत भी बेगुनाहों को ही चुकानी पड़ती है।
ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, इतिहास में तो आपने राजस्थान की बहादुरी के कई किस्से सुने होंगे, लेकिन वर्तमान में भी ऐसी कई तस्वीरें सामने आती हैं जो राजस्थान के जज्बे, बहादुरी और हिम्मत को बखूबी दर्शाती हैं। ऐसी ही एक वर्दी वाले देवदूत से हम आपको मिलवाएंगे। सबसे पहले राजस्थान के करौली में तैनात एक कांस्टेबल की कहानी सुनाएंगे। आज केवल राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश में इनकी मिसाल दी जा रही है। बिल्कुल सही कहा रंजना ने। देखिए, जिस वक्त करौली हिंसा की आग में झुलस रहा था, इस वर्दीधारी देवदूत ने हौसले और हिम्मत की मिसाल पेश की। आग की लपटों के बीच से एक बच्चे समेत 3 लोगों की जान बचा ली। आप भी देखिए इस जांबाज पुलिस वाले की ये शानदार इंस्पिरेशनल कहानी। ये चेहरा, गौर से देख लीजिए इस चेहरे को। इस चेहरे के चर्चे केवल राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश में हो रहे हैं। आज हर कोई इस खाकीधारी को सैल्यूट कर रहा है। अगर आपको भी अपने शहर में ये कहीं दिखें तो सलाम करना मत भूलिएगा। आम लोगों की तो बात छोड़ ही दीजिए, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी इनके कायल हो चुके हैं। अब आप सोचेंगे इस शख्स ने आखिर ऐसा किया क्या है। तो चलिए वो तस्वीर अब आपको दिखाते हैं जिसकी वजह से ये खाकीधारी रातों रात सुर्खियों में आ चुके हैं। इस तस्वीर की पूरी कहानी आपको बताएं उससे पहले इनका परिचय जान लीजिए। ये है राजस्थान पुलिस में कार्यरत कांस्टेबल नेत्रेश। ये करौली में तैनात हैं। ये तो आप जानते ही हैं, पिछले दिनों करौली में हिंसा हुई थी, आगजनी हुई थी, लेकिन उन बुरी तस्वीरों के बीच इंसानी जज्बे की अच्छी तस्वीर भी सामने आई। आग की लपटों में एक मासूम को कंधे पर लिए यही कांस्टेबल नेत्रेश हैं, जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर करौली हिंसा के बीच साहस और जज्बा दिखाते हुए मासूम बच्ची समेत 3 लोगों को इस झुलसते इलाके से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बीच में जो घर है, इसके दोनों तरफ चूड़े की दुकान है, तो उनमें दोनों में आग लगी हुई थी। बहुत तेज लपटें उठी हुई थी। 2-3 महिला यहाँ पे चीख रही थी गेट पे। फिर एक की गोदी में एक छोटा सा बच्चा था, तो चीख रही थी। उसने कहा कि कोई मेरे बच्चे को तो बचा लो कम से कम। तो मैं भी यहाँ पे था और भी जागता था, कोई आग बुझाने की कोशिश कर रहा था। सब अपने अपने काम में लगे हुए थे। तो मेरी निगाह उन पर पड़ी तो मैं सीधा दौड़ के अंदर घर में घुस गया। फिर बच्चे को अपनी गोद में लेके, एक दुपट्टा था वो लेडीज के पास, उसमें पूरी तरह लपेट के अपने हाथों से कवर करके और एकदम तेज गति से बाहर की तरफ निकल आया। मुझे देखकर मेरे पीछे वो दोनों महिला भी मेरे पीछे पीछे तेजी से आ गई। कांस्टेबल नेत्रेश के साहस को सब सलाम कर रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कांस्टेबल से फोन पर बातचीत की, उनकी तारीफ की। यही नहीं, गहलोत ने तो उन्हें इस हिम्मत के लिए पदोन्नति का तोहफा भी दिया। जाहिर है नेत्रेश ने काम ही ऐसा किया है कि दाद तो देनी ही पड़ेगी। गोपाल लाल माली, करौली, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको हम लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के बिजनौर, जहां पर पुलिस का एक अलग ही रूप नजर आ रहा है। जिन कंधों पर कानून व्यवस्था को कायम रखने की जिम्मेदारी है, वो अब स्कूली बच्चों के लिए शिक्षक का रोल भी निभा रहे हैं। अदिति, आपको मिलवाते हैं एक ऐसे पुलिस अधिकारी से जो केवल अपराध और अपराधियों की लगाम ही नहीं कसते, बल्कि शिक्षा की रोशनी भी फैला रहे हैं। स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। पूरा ब्यौरा देखिए इस रिपोर्ट में। आपने पुलिस को अक्सर मुजरिमों के पीछे भागते देखा होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पुलिस ने अब बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा उठा लिया है। हाथों में चौक और किताब के साथ क्लासरूम में खड़े ये बिजनौर के एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह है, जिन्होंने जिले के साथ साथ क्लास की कमान भी संभाल ली है। और छात्रों को न सिर्फ पढ़ाया जा रहा है बल्कि उनसे सवाल जवाब भी किए गए। देखिए कैसे क्लास में एसपी साहब एक टीचर की तरह छात्रों से सवाल कर रहे हैं। ब्लैक बोर्ड पर लिखवा कर देख रहे हैं। पहले मैथ्स की किताब उठाई गई और उसके बाद शुरू हुई एसपी साहब की अंग्रेजी की क्लास।
कुछ सवालों के जवाब छात्र दे पाए और जिसका नहीं दे पाए तो उसका जवाब खुद एसपी साहब ने ब्लैक बोर्ड पर लिखकर समझा दिया। छात्रों को पढ़ाने के लिए टीचर्स को भी मोटिवेट किया गया है और हम लोग भी बीच बीच में जा करके छात्रों को पढ़ाते रहेंगे एवं सभी थाना प्रभारी क्षेत्राधिकारियों को भी बताया गया है कि समय मिलने पर जो उनके नियरेस्ट माध्यमिक पूर्व माध्यमिक विद्यालय है वहाँ पर जाया करें एवं इनसे वार्ता किया करें। एसपी साहब घर से निकले तो पुलिस लाइन के लिए थे, लेकिन एक स्कूल की क्लास में पहुंच गए और लगभग 1 घंटे तक छात्रों के बीच रहे। उन्हें पढ़ाया भी, सवाल जवाब भी किए और बेहतर करने के लिए मोटिवेट भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जम्मू कश्मीर में खूबसूरती का खजाना है, ये तो आप सभी जानते हैं। दिल को खुश कर देने वाली हसीन वादियां हैं, कोना कोना कुदरती खूबसूरती से भरा हुआ है। जो लोग घूमने फिरने के शौकीन हैं, जम्मू कश्मीर उनकी पसंदीदा जगह डेफिनेटली है। तो चलिए आपको दिखा देते हैं जम्मू कश्मीर से आई गुड न्यूज़, जो आपके टूर एंड ट्रैवल को बना देगी और भी ज्यादा शानदार। जी आपको बता दें, राजौरी वन विभाग की तरफ से एक इको पार्क की सौगात मिली है, जिन्होंने जंगल से सटे एक किनारे को इको पार्क की तरह सजा दिया है। मुगल मार्ग पर मुगल पार्क का आनंद लेने का मौका सैलानियों को मिलने वाला है, जहां रुकने के साथ साथ सैर सपाटे की व्यवस्था भी की गई है। खिलखिलाती धूप में लहलहाते पेड़ पौधे हैं, कलकल करती झरनों की धारा है, दूर दूर तक हरियाली है, लच्छेदार सड़कों का किनारा हरा भरा है। सैलानियों के स्वागत की तैयारियां हो रही हैं, जंगल का श्रृंगार हो रहा है। राजौरी के जंगल में इको पार्क बनाया जा रहा है। जाहिर है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता समेत देश के छोटे बड़े शहरों से आने वाले सैलानियों के लिए ये पार्क किसी सौगात से कम नहीं है। मुसाफिरों के रुकने के लिए छत तैयार हो रही है, फ्लोर बनाने का काम तेजी से चल रहा है। सैलानियों की हर सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस जंगल में पार्क बनाया जा रहा है। बिखरे पत्थरों के टुकड़ों को जेसीबी मशीन की मदद से हटाया जा रहा है। हमने कोशिश की, एक फॉरेस्ट का अच्छा ग्रीन पैच है, वहाँ हम थोड़ा फेंसिंग करके गेट लगा के कुछ बेंचेस लगवा दें, ताकि लोग वहाँ पे बैठ के रेस्ट कर सकें, थोड़ा और इन्वायरमेंट का भी मज़ा ले सकें और अपनी थकान दूर करके फिर आगे जर्नी के लिए आगे बढ़ जाएं। हर गांव हरियाली के तहत इस जंगल को कुछ इस तरह संवारा जा रहा है ताकि देखने वालों के लिए तय करना मुश्किल हो जाए कि वो जंगल में नहीं बल्कि किसी आलीशान पार्क में है, जिसकी भव्यता देखते ही बन रही है। इस पार्क में सैलानियों के ठहरने की व्यवस्था होगी, उनके खाने पीने का प्रबंध होगा, सैर सपाटे के लिए बाकायदा पार्क होगा और कार पार्किंग की सुविधा भी होगी। अमूमन इस वक्त भी आप देखें कितनी गाड़ियां आके यहाँ लगी हुई हैं, तो लोग ऐसे भी आते हैं, बीच में आके पोज ले रहे हैं, अभी देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं, मुझे पूछते हैं इधर क्या बनेगा, इधर क्या बनेगा। हम जब उनको बताते हैं तो वो खुशी से झूम उठते हैं। तो वैसे भी हमने बीच में पाथ जो है इर्द गिर्द बना दिया है, काम हमारा चल रहा है, ज़ोरों से चल रहा है, इंशाल्लाह बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा। तो जब ये कंप्लीट होगा तब दुनिया आके देखेगी इसको कि कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से कोई चीज़ बनी है। राजौरी के बथुनी वन मार्ग को युद्ध स्तर पर संवारने का काम जारी है। आने वाले दिनों में अगर आप भी मुगल मार्ग से गुजरेंगे तो आपको भी इस मुगल पार्क का आनंद लेने का मौका मिलेगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि यहाँ रुकने के लिए आपको ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था पहले से करनी होगी ताकि आप इस पार्क का आनंद ले सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।